बेचारे रहते। इसलिए तो वो फिर जो ये 30 त्योहार के नाम पर जब उनको खाली प्लॉट की संज्ञा दी जाती है तो वो हंसती हैं, खुश होती हैं। समझ में बाबा जैसे लोग जब माइक से बोलते हैं हाथ उठाओ तो सब हाथ उठाते, खाली प्लॉट कहते हैं, शब्द बड़ा छोटा है, इसका मीनिंग क्या है कि आप उस पैट्रियार्कल सोच को बढ़ावा दे रहे हो, आप उस हिपोक्रेट सोच को बढ़ावा दे रहे हो, जहाँ पर ये सोच कायम है कि महिलाएं अभी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उन पर जैसे चाहो वैसे उनको रख सकते हो, यूज कर सकते हो, कब्जा। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और वाइस चांसलर हमारे समुदाय के लोग बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। महिलाओं के लिए उनको समता और समानता दो डिफरेंट वर्ड है, इक्वालिटी और इक्विटी तब खत्म होगी जब वो खुद को बिना कुछ सोचे कहीं पर जा रही है तो बिना सोचे कि दिन है कि रात है कि अकेली है कि किसी के साथ है, एक पल भी हमको सोचना ना पड़े, वो होगा सुरक्षित समाज, तब हम कहेंगे कि इक्वालिटी है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, हमारा जो संघर्ष है वो डे वन से शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि जब हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समाज में अपने लोगों के साथ रूबरू होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर हम दूसरे लोगों से अलग क्यों हैं। ऐसी क्या बात है कि हम अलग तरीके से समाज में स्थान रखते हैं, क्यों लोग हमको दूसरी नजर से देखते हैं। तो जो ये दूसरा एंड अनकोट जो वर्ड है, यही हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। चाहे हम गांव में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं, चाहे हम अनपढ़ हैं, चाहे हम पीएचडी होल्डर हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम शेड्यूल कास्ट हैं, अगर बैकवर्ड क्लास हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मुस्लिम्स हैं, तो हमारे साथ ये दोनों दर्जे का व्यवहार होना है, ऐसा तय है। बस बात ये समझने की है कि हम कितनी बारीकी से उन बातों को समझ पाते हैं। मैं एक बात अपने बारे में यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत समय लगा इस जाति व्यवस्था को समझ के अपने साथ हुए व्यवहार को, अपने परिवार के साथ हुए व्यवहार को। हम सब यहाँ पर उसी समाज में जो दूसरा शब्द है दूसरों की नजर में, उसी से ताल्लुक रखते हैं। तो जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो शुरू से मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई है और मैं देखती थी कि मेरे दादाजी का नाम लेके लोग बुलाते हैं। उनके जो छोटे बच्चे हैं वो बाबा का नाम लेके बुलाते थे और उस समय मुझे बड़ा रूटीन लगता था, सामान्य लगता था कि, लेकिन एक सवाल हमेशा मुझे कौंधा रहता था मन में कि ऐसा क्यों है कि उनके बच्चे मेरे बाबा का नाम लेके बुला रहे हैं, जबकि हम तो उन बड़े लोगों को रिस्पेक्ट के साथ बुला रहे हैं। तो ये बात मुझे कब समझ में आई, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई और मैं हॉस्टल में रही। जब हमने अपने पॉलिटिकल साइंस में कास्ट सिस्टम पढ़ा, समझा, तब भी सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल हुआ। उसके बाद जब मेरे कुछ संगठन, कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स के साथ में एसोसिएट हुई, तब वाकई में मुझे समझ में आया कि आखिर समाज में ये जो संरचनात्मक, जातिगत संरचनात्मक जो डिवीजन है, जो बंटवारा है, उसी का हम कहीं ना कहीं शिकार है और इसी की वजह से हमारे साथ ये दोनों दर्जे का व्यवहार हो रहा है, जहाँ पे हमारा नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि हम
नजर से लिया जाता है कि तुम किसी एब्रिविएशन लगाने के काबिल नहीं हो, तो टोलों के नाम से चमारों का टोला, वाल्मीकियों का टोला, धानुकों का टोला, भेड़ों का टोला, तो इस तरह से जो कास्ट जो डिवीजन है उसके हिसाब से जो हैबिटेशन जो सेग्रीगेशन है वो आज भी विद्यमान है। आप जब अपने अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते होंगे कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको किस मोहल्ले में जाना है। अगर आप नाम लेके बोलेंगे कि मुझे फलाने के यहाँ पे जाना है, तो लोगों का सवाल जवाब ये नहीं होगा कि चले जाओ आप सीधा राइट डायरेक्शन हो। नेक्स्ट सवाल आ जाएगा कि किस मोहल्ले में जाना है, कौन सी जाति के लोग हैं। तो ये हम सब महसूस करते हैं, बट सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। समझकर हमारी भूमिका क्या है इस जातिगत संरचना को बदलने में, तोड़ने में हम क्या हैं। तो वही छोटा सा काम जो बूंद के बराबर भी नहीं है सागर में करने का प्रयास करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ अपने पढ़ाई लिखाई और पढ़ाने के अलावा। और वो इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि आप सब लोगों की मोहब्बत प्रेम मुझे बुलाता है और मैं किसी चले जाती हूँ, मना नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आज के इस प्रबोधन का सवाल है, तो मुझे विषय मिला था खासकर उस विषय पर बोलने के लिए, और हमारी ये खासियत भी हो रही है कि थोड़ा विषय से ना बन के विषय पर ही रहा जाए। तो जो विषय है वो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद। आप सबको याद होगा कि 1990 और 91 में भारत में कुछ आर्थिक व्यवस्था में सुधार किए गए थे, जिनको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हमारे शिवराम जी ने भी बताया था और आर्या जी ने भी बताया था कि किस तरह से जो समाजवाद है, जो इस समाज को जोड़ के रखना चाहता है, जो मैंने थोड़ी सी भूमिका जो बनाई है उसी से कनेक्टेड है सीधा समाजवाद और राष्ट्रवाद। समाजवाद का उल्लेख हमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, सबसे अंतिम जो डॉक्यूमेंट है, भारत का संविधान, उसमें हमें मिलता है, जिसके बारे में चर्चा संधू जी ने भी की है बार बार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सभी लोगों ने, हम जिनको अपना आइकन मानते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं यहाँ बोल नहीं रही होगी और आप यहाँ पर बैठे नहीं होंगे। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ही देन है कि हम सब आज इतनी बेबाकी से अपनी बात रख पाते हैं और अपने अपने हिस्से का काम कर पाते हैं, और उसके बाद जो लोग हुए हैं उनके कार्यों को आगे लेके जा रहे हैं। शायद हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सब उस कार्य का हिस्सा है। तो इसी बात पे अपने लिए जरूर तालियां बजा लीजिए। तो जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये जो 3 शब्द है, लगता है कि हमने बोल दिया और काम खत्म हो गया। सीधा सीधा जो भारत की जब हम बात करते हैं, खास करके समाज की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो है तो निजीकरण की बात आती है। निजीकरण आप सब लोग समझते हैं, निजीकरण जब समाज के जो संसाधन है, चाहे वो जल है, जंगल है, जमीन है, उद्योग है, तकनीकी है, कुछ भी, जब उस पर कब्जा समाज के कुछ ही लोगों का हो जाता है,
और ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो 10 और 90% की बात शंभू जी ने की थी, ये वही बंटवारा है आर्थिक तौर पर कि 10 और 90%, जो 10% लोगों का कब्जा है वो जल जंगल जमीन पर है और 90% लोग के पास सिर्फ 10% बचता है। अब ये सोचिए कि 10% रिसोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी 10% रिसोर्सेज की बदौलत आप सब अपनी अपनी जगहों पर, अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो सोचो, अगर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से अगर हमको मिले संसार में हिस्सेदारी और भागीदारी, तो इस समाज का जो आईना है वो कुछ और भी होगा। जो ये विकास जो चिल्ला रहे हैं उसमें हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी होगी तो उसका जो परिणाम है वो बहुत डिफरेंट होगा। तब हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और वाइस चांसलर हमारे समुदाय के लोग बहुत कम हैं या ना के बराबर हैं। या फिर हमें ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि 5 लाख तक किसी भी बीमारी में सरकारी सहायता मिल सकती है पेशेंट को, लेकिन वो मिलती नहीं है, बल्कि बिना किसी झिझक के हम सभी अस्पतालों में जाकर इलाज करवा सकेंगे। बिना किसी झिझक के हम ये सोचे कि सरकारी स्कूल में जाएं या प्राइवेट स्कूल में जाएं या पब्लिक स्कूल में जाएं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाएं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, ये हमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब हमारी सब चीजें होंगी, क्योंकि तब हमारा कब्जा भी होगा, हक अधिकार भी होगा। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काम बाकी है। हम अब तक, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोग जागरूक नहीं है, हम जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस टू गेट equal opportunities so that we can claim on the resources equally as others have. जब हम अवेयर होंगे तभी हम ये लड़ाई मजबूती से आगे तक लेकर जा पाएंगे। नहीं तो ये होता रहेगा कि ठीक है कि अगला घर तुम्हारा होगा, हमारा घर अभी है ना, तो वो दूर नहीं है। जब हमारा भी नंबर होगा कि अब तुम निकलो, और जो हम आज मूल निवासी होने का क्लेम की लड़ाई गांव से लड़ रहा है कि हम मूल निवासी हैं, ये हमारी पहचान और आइडेंटिटी के साथ हमको पहचाना जाए, तो लड़ाई को तितर तितर करने के बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी प्लानिंग विभिन्न उन लोगों की है। तो उन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उन लोगों को हमें पहचानना पड़ेगा, जिससे उनकी नजर में जो हम दूसरे लोग हैं ना, वो दूसरे ना हो, बल्कि हम असली लोग हो, हम मूल निवासी लोग हो। वही पहचान हमें सही असल में इस देश का निवासी, मूल निवासी साबित कर सकती है। और इस कारवां को बाबा साहब ने शुरू किया था, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक संबोधन में ये बात कही थी बहुत दुखी होकर के कि हमारे लोगों ने ही हमको धोखा दिया है। तो आप ये सोचो कि उन्होंने ये बात क्यों कही होगी। बाबा साहब ने कहा था कि जब कुछ तुम बन जाओ तो पूरे शानो शौकत से आप वापस उस गांव में, उस शहर में, उस गली में जाना। इसलिए नहीं कि आप ये दिखाओ कि भाई हम दिए हैं, हम प्रोफेसर हैं और हम बैंकर हैं या
हम सामाजिक कार्यकर्ता है, बल्कि आपको देखकर गली के हर उस व्यक्ति में, हर बच्चे में ये भावना आए कि देखो ये मेरे समाज का व्यक्ति है और मुझे ऐसा ही बनना है। तो ऐसी छाप हमको छोड़नी पड़ेगी और ये काम बहुत कठिन है, ये डगर बहुत कठिन है, लेकिन हमको वो रास्ता तय करना है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव आप रिलेट कर सकते हैं, एक गांव है और क्योंकि भारत तो गांव का देश है, तो उसमें बहुत बड़ी खाई है लोगों के बीच में। गरीब बहुत है और अमीर कम है, तो पूरे गांव का एक डिवीजन हो गया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है कि अपना गांव जो कभी बहुत इंडिपेंडेंट हुआ करता था उपज के मामले में, कि उसको बाहर जाके कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि समाजवाद का उद्देश्य तो यही है कि हर एक गांव एक इंडिपेंडेंट गांव बने, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। इसीलिए उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ओस्मिक सर्कल हम लोग पढ़ाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थियरी है कि ये दुनिया गोल है और हम घूम फिर के वहीं आते हैं और टकरा जाते, कभी न कभी हम पिछले हुए लोग मिल जाते हैं। समझ जी कह रहे थे कि आपसे बहुत लोगों से मुलाकात की होगी, तो आज टकरा गए, आज मिल गए। तो गांव में जो गैप था लोगों के बीच में, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो बड़ी चिंता का विषय बन गया। तो उस गांव से एक बच्चा पढ़ने के लिए गया था बाहर और लोगों को मालूम नहीं था कि वो बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, किसी को इतना ध्यान भी नहीं था। तो जब वो पढ़ के आता है उस गांव में, तो वो देखता है कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो दुकानों पर कब्जा हो गया, क्योंकि पहले जो दुकानें थी तो बाकी लोग सामान खरीदते थे, लेकिन अब दुकानें इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। वही लोग है ना, क्योंकि सामान खरीदने के लिए लोग चाहिए, लोगों के पास पैसा चाहिए। तो उसने विचार किया कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उसने एनालिसिस किया कि जो मैं पढ़ के आया हूँ उसको कैसे आगे कर सकता हूँ। तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी सरकार को, अपने गांव का दौरा करके, और उस गांव में एक बहुत पुरानी सी खान थी, कोयले की खान। और उस कोयले की खान ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि कोयला है, काला है, वो हाथ लगाएंगे तो हाथ काले हो जाएंगे, है ना। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं जातिवाद की बात करती हूँ किसी भी मन से, तो पहली तोहमत मेरे ऊपर ये लगाई जाती है कि मैं जातिवादी हूँ, मैं जाति को बढ़ावा देती हूँ। जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो ये कहा जाता है कि आप कौन सी पुरानी ख्यालों में हैं, महिलाएं तो बराबर है, महिलाएं तो आगे आ रही है। बस मैं दोनों बातों से डिसएग्री करती हूँ, ना तो महिलाएं बराबर है और ना ही इस समाज से जाति व्यवस्था खत्म हुई है। हालांकि संविधान दोनों के लिए गारंटी देता है समान अधिकार की। आर्टिकल 17 विद्यमान है, आर्टिकल 17 उस दिन खत्म होगा जब इस समाज से छुआछूत और भेदभाव जो जाति के आधार पर है वो खत्म हो जाएगा। महिलाओं के लिए उनको समता और समानता, दो डिफरेंट वर्ड है, इक्वालिटी और इक्विटी, तब खत्म होगी जब वो खुद को बिना कुछ सोचे बाहर निकल पाएंगी। कहीं पर जा रही है तो बिना सोचे कि दिन है कि रात है कि अकेली है कि किसी के साथ है, एक पल भी हमको सोचना ना पड़े, वो होगा सुरक्षित समाज। तब हम कहेंगे कि इक्वालिटी है। तो हम में से ही कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, क्या जरूरत है, आप तो बड़ी इक्वालिटी की बात करते हैं,
तो रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, मेट्रो में डिब्बे की जरूरत क्यों है, बस में 2 सीटों की जरूरत क्यों है, पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? तो मैं कहती हूँ यस, जरूरत है, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग इक्वल एज यू आर। जब संसाधनों पर 50-50 का अधिकार होगा तब एक समान स्थिति होगी, जहां पे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम महिलाओं या पुरुष हो, जहां पर फिर हम सब क्या होंगे, इंसान, जहां पर सिर्फ हमारे नाम से हमारी पहचान होगी, ना कि हमारी जाति से, लिंग से, या हमारे जो क्लास से, गरीबी और अमीरी से, या क्षेत्र से, तब हम एक होंगे। ऐसे समाज की हमको कल्पना करनी है। तो उस व्यक्ति ने उस स्थान को देखकर एक लेटर लिखा सरकार को कि आप आइए और इस स्थान में सोना है, सोना उसको निकाल कर ले जाए। और ये तभी संभव है जब आप इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि वहां के जो अमीर लोग हैं वो धीरे धीरे प्लान कर रहे थे कि इस स्थान को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। तो सोना, कोयला तो दूसरे फॉर्म में सोना ही होता है, काला सोना जिसको बोलते हैं, उस पर कुछ मूवीज भी बनी है, KGF वगैरह, है ना, देखी होगी आप लोगों ने। तो सरकार ने वहां पर देखा, लोगों ने, गांव के लोगों को उसने कन्विंस किया, उस व्यक्ति ने, कि हमें धरना करना है, प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है कि ये जमीन जो कोयले की एक खान है वो सरकार के खाते में जानी चाहिए, इससे सोना निकलना चाहिए। तब लोगों ने जब बार बार सरकार से अप्रोच की, उसके पास एप्लीकेशन दी, तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की। और एक समय ऐसा आया कि सरकार ने उसको कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के लिए वहां पर काम शुरू कराया। अब काम शुरू कराया जाएगा, खुदाई होगी, क्योंकि कोयला तो नीचे से निकलेगा ना, तो उसके लिए खुदाई होगी। और खुदाई के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए ना, लोग चाहिए, तकनीक चाहिए, हथियार चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? उस गांव के लोग, जो 90% लोग थे, जो गरीब लोग थे, क्योंकि 10% अमीर लोग तो कोयले की खदान में काम नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे सरकार की तरफ से उस खान के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स बनी और लोगों के कल्याण के काम शुरू हुए। और एक समय ऐसा आया कि जो गैर बराबरी की जो गहरी खाई थी वो धीरे धीरे भरने लगी, और जो 10% लोग थे उस गांव के, वो धीरे धीरे 15%, 20% और आगे उनकी संख्या बढ़ने लगी, और उस समाज में जो है वो समता आने लगी। तो ये व्यक्ति कौन है, लोग कर सकते हैं, बता सकता है कोई जिसने ये अलग जगाया, ये मशाल करा? ये बामसेन है, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जहां पर बामसेन के लोग जाकर जो PS फोरम है, जो संविधान की अलग जगा रहे हैं, वो संविधान के बारे में सुनना, समझना, जानना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे राजनीतिक या अनपढ़ जो लोग हैं, वो संविधान को अपने आगे कभी रखते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि संविधान सिर्फ एक कानून की किताब है, जो हमारे लिए नहीं बल्कि समाज का जो OBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो तबका है उसके लिए है। महिलाएं समझती नहीं है कि बाबा साहब ने उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ी। इसलिए तो वो फिर जो ये 30 त्योहार के नाम पर
जब उनको खाली प्लॉट की संज्ञा दी जाती है तो वो हंसती हैं, खुश होती हैं। समझ गए? बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा जैसे लोग जब माइक से बोलते हैं, हाथ उठाओ तो सब हाथ उठाते, खाली प्लॉट कहते हैं। शब्द बड़ा छोटा है, इसका मीनिंग क्या है कि आप उस पैट्रियार्कल सोच को बढ़ावा दे रहे हो, आप उस हिप्पोक्रेट सोच को बढ़ावा दे रहे हो, जहां पर ये सोच कायम है कि महिलाएं अभी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप उन पर जैसे चाहो वैसे उनको रख सकते हो, यूज कर सकते हो, कब्जा कर सकते हो। वो इंसान अभी भी नहीं है, तो वो इंसान हमें समझना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड और वाइफ से करनी पड़ेगी। तभी हम दूसरों को कह सकते हैं कि हाँ जी, आप आज प्रोग्राम में आए हो तो आप साथ में अपने घर वालों को लाइएगा। हम अलग जगाने के प्रयास कर रहे हैं समाज में। कितने लोगों के बच्चे जो है ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं? बहुत कम। हमारे ही बच्चे आगे जाकर जो हमारी लीगेसी है, बाबा साहब की, काशीराम जी की, पेरियार की, फूले जी की, सावित्री बाई की, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम बोलेंगे, सुनेंगे, कहेंगे और हमारे बाद उस कारवां को आगे ले जाने वाला कोई नहीं होगा। और फिर हम सोचेंगे कि क्या होगा, क्यों लोग सुनते नहीं हैं, लोग क्यों आते नहीं हैं, क्योंकि हम बाहर बातें करते हैं लेकिन अपने घर में ढाल के 3 पात बने रहते हैं। हम घर में अपने लोगों को, अपने बच्चों को चेंज नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ अपने घर का। मेरी अम्मा, मदर इन लॉ, शुरू में मुझे भी बड़ा शौक था। एक जो आम औरत की छवि जो गढ़ी गई है सोसाइटी में, एक औरत की छवि मन में आ गई, कैसी औरत दिखती है? जो बेबी है ना, जिसकी कद काठी ऐसे है, ऐसे नहीं है। जो सुंदर की परिभाषा जो गोरी है, मेरी जैसी नहीं है। तो वो जो परिभाषा है एक औरत की, जो पिक्चर है एक औरत की, जैसे ही आप उस फ्रेम से आउट होते हो, यू आर नॉट अ गुड वुमेन। इवन जो आदमी लोग हैं, मेल, वो भी एक फ्रेम में गड़े हुए हैं, है ना? तो 90% men are not fit in the definition of men. तो जैसे औरतें उस फ्रेम में फिट नहीं है, वैसे ही आदमी भी फिट नहीं है। तो सब लोग आदमी अपने आप को देख लो, ये जो इमेज है एक आदमी की, वो कैसी होनी चाहिए। तो जो ये पैट्रियार्की है, जो समाज में स्त्री पुरुष के बीच का जो गैप है, वो यही सोच का, समझ का गैप है। तो इस पैट्रियार्की के खेल में, इस जाति के खेल में सिर्फ औरतें पीड़ित नहीं है, पुरुष भी उतने ही पीड़ित है। क्योंकि पुरुष जैसे ही किचन में जाता है, वो चाय बनाता है, वो औरत के पांव दबाता है, तो दूसरे आदमी और दूसरी महिलाएं उनको बोलती है कि बीवी का गुलाम है। क्यों? पैर क्या हम दबा सकते हैं? या हमारे पैरों में दर्द नहीं होता? होता है ना, इंसान तो हम भी हैं। तो हमने उस स्ट्रक्चर को बनाया जिसमें हम फिट देखना चाहते हैं कि आदमी तो सिर्फ बैठना चाहिए सोफे पे और कुर्सी पे बस, और उसको चाय और पानी सर्व होनी चाहिए। औरतें बैग पटक कर सीधे
किचन में जानी चाहिए, नहीं। जो हम यहाँ पर हैं उस दायरे से बाहर हैं, तभी आप सब बहुत सुंदर हैं, आप बहुत विद्वतशील महिला हैं। ये जो पुरुष हैं, जो सामने पुरुष है, वो सब बहुत स्वाभिमानी और बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए आज हमारे साथ बैठे हैं, खड़े हैं और हमको सुन रहे हैं। तो ये परिवर्तन की एक निशान है, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं बामसेन ने की है और उस बामसेन के सभी आदमी और पुरुष अपने परिवार में बदलाव लाए हैं और धीरे धीरे समाज को परिवर्तनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो सीधा सीधा हमला हुआ संविधान के समाजवादी स्ट्रक्चर पर, जो ढांचा है समाजवाद का, जो धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ता है और उस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में ये इंश्योर करता है कि समाज का हर एक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेद, बिना किसी स्थान, बिना किसी रंग, स्वरूप और सेक्स, स्त्री पुरुष के सब समान है और अपना हक अधिकार के साथ अपने स्वाभिमान और समता की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जब हमारे संविधान पर खतरा है इस निजीकरण से, तो हम क्या चुप कर रहे हैं? क्योंकि पहले से ही संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है। एयर इंडिया की एक इमेज पढ़कर या फोटो में देखकर हम सबके मन में है ना, इंडियन एयरलाइंस, उसकी एयर हॉस्टेसेस, सबको जब हम देखते हुए इमेज बनती है साड़ी पहने हुए और वो बाहर जो गरिमा दिखाते हैं, बाहर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे ही जो यहाँ तो श्री राम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं और बाहर जाकर क्या कहते हैं, मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूं। और जब उनको प्रेजेंट करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है ना, जब डिग्नेटरीज बाहर जाते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ न कुछ मूवमेंट में एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। तो उनके पास हमारी धरोहर के स्वरूप में बुद्ध सबसे पहले आते हैं और बुद्ध की स्टैच्यू वो देते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तब वो क्यों नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूं, मैं कृष्ण की धरती से आया, क्यों नहीं कहते? ये सोचने वाली बात है, ये सब जो माइंड गेम है, हम सबको उसी खेल में उलझाए रखने की, फंसाने की साजिशें हैं, षड्यंत्र हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा और समझ के रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी कांगड़ मेला गया, कांगड़ में बहुत सारे रोड पर स्टॉल्स लगाए गए, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, तुमने लगाया, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष, हर एक धर्म की समान रूप से सम्मान करता है। कितने स्टॉल्स जब दूसरे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो लगते हैं, भाई सरकार का काम तो सबको इक्वली ट्रीट करना है ना, तो क्यों नहीं जब ताजिए निकलते हैं तो आप वहां पर स्टॉल्स लगाते? क्यों नहीं जब बड़ा दिन मनाया जाता तो आप स्टॉल्स लगाते और लोगों को खाना खिलाते? क्या उस समय गरीब नहीं होते, भूखे नहीं होते? क्यों नहीं लगते? ये एक दूसरा मुद्दा है। अब उस कांगड़ में लोग, अगर
आप सर्वे करो तो मोर देन 90% कांवड़िए आर फ्रॉम these 90% community people, OBC, SC। और ये लोग वो हैं जो गांव में इधर उधर दौड़ मचा रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के आ गए वहां पर, क्योंकि उनके मन में ये राम, सीताराम, भगवान, कृष्ण सब भर दिया गया। पढ़ाई छूट गई उनको 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना। कितने लोग हैं जो IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं या हम जैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बुखार लेने गए। कितने लोग आप अपने क्लस्टर अधिवेशन की तैयारी करके कावड़ लेने गए। नॉट अ सिंगल पर्सन हु आर अवेयर। क्यों? सोचना होगा। उन लोगों को समझाया गया 10 दिन आप जो चाहे वो कर सकते हो, पावर। 10 दिन वो पावरफुल अपने आप को फील किए कि हम रोड पे निकलेंगे, डंडा लेके चलेंगे और बजा देंगे किसी पर भी जो भी आगे आएगा। ये पावर का चार्ज। तो ये बुलबुले होते ना पानी में, उस तरह के बुलबुले हैं। कितने सारे केसेस हुए इस समय जब लोगों को मारा पीटा गया। कितनी वीडियो आई कि कोई कार वाला जा रहा है या कोई पैदल यात्री जा रहा है, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने डंडों से लोगों की पिटाई कर दी। तो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसका क्या टूटा फूटा कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो तो मदमस्त है कावड़ के रंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्याचार। संदीप ने एक पेपर का नाम लिया था अट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अलग है, हिंसा। जब अट्रोसिटी की बात करते हैं, अत्याचार, तो उसकी परिभाषा बदल जाती है। Atrocity is always planned, multi-planned, by thinking that the victim is easily accessible and presentable, affordable. He or she cannot raise any voice, क्योंकि हम सब क्या है? Voiceless, उनकी नजर में। So we have to speak out. हमें बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि यस ये गलत है तो गलत है। वो करेज अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो करेज कैसे आएगा? जब हम शिक्षित होंगे, जब ये हम कह पाएंगे कि हम खाली प्लॉट नहीं है, हमारी रजिस्ट्री कोई नहीं बना सकता। जब हम कह पाएंगे कि यस I am a man and I have the right to move in the kitchen. I can make food for my birds. तब वो अवेयरनेस होगी, तब सामने वाले को हम एकदम अपनी बात कह पाएंगे। नजरों से नजरें मिला, हम नजर नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये है कि अगर हमने अपनी बात कही तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा काम छिन जाएगा, हमारे बच्चों के साथ कुछ हो जाएगा, हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसी हो जाएगी। वो तो वैसे भी होता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो साजिश तो यही है कि यू हैव नॉट कम आउट, यू डोंट मूव आउट फ्रॉम योर हाउसेस। अपनी जगहों से, अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। आपका जो ये अधिवेशन हो रहा है ना, इसकी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक है। मैं क्या बोल रही हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन वहां तक है। कब तक हम डरे रहेंगे? सो ब्रेक
इम्प्यूरिटी, स्पीक आउट। ये चुप भी हमको तोड़नी पड़ेगी और आगे जाकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो मेरे मदर इन लॉ कम बैक, तो चूड़ी नहीं पहनती है, तो बिछिया नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है। क्या करें? वी आर इन द लर्निंग फेज, सीख रहे हैं अभी हम। अगर हम ये बात कहें कि हम उनके जैसे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, हम उनके जैसे वक्ता बन सकते हैं, हम उनके जैसे ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं, कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना बने हैं वो हमने खुद सीखा है और सीख रहे हैं। और ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका बोलने का ढंग हमसे लाख गुना अच्छा होगा। और जो सुन रहे हैं, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में औरतें क्यों नहीं आ पाई, या फिर सीटें रिजर्व है उसी पर सिर्फ दलित में आ पाए या दलित महिला एक बार आ पाई, तो क्यों आपने क्यों 30 साल लगा दिए उस रिजर्वेशन बिल को पास होने में, और अभी भी आप वेट कर रहे हो कि 2026 में जब फिर से क्या शब्द बोलते हैं उसको, परिसीमन जब होगा तब महिलाएं आएंगी। इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट रेडी टू लीव द प्रेजेंट चेयर, क्योंकि स्पेस कम है ना। अब मान लीजिए बाहर से कुछ महिलाएं आ जाए 10-12 यहाँ पर, हाँ सर, वो मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। तो अभी तो एक जनरल बात मैं कह रही हूँ, सिर्फ महिलाओं को 10 महिलाएं यहाँ पर आ जाए तो सीट तो सारी बढ़ी हुई है, क्या करेंगे? आदमियों को रोकना पड़ेगा, उन महिलाओं को बिठाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए कि आप बहुत देर से बैठे हुए हो। तो दिल में कोई मरे बात हो, ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है जिसको कॉन्टेक्स्ट बनाकर जो मैसेज देना चाहती हूँ वो मैंने देने की कोशिश करी है। तो मेरी अम्मा जी तो मुझे बदल नहीं पाए, मैंने उनको बदल दिया, अभी वो बिंदास रहती है। तो कोशिश हमें अपने से करनी होगी और बड़े प्यार से, सलीके से, मोहब्बत से करनी होगी। किसी को ये न लगे कि ये हमारा हक छीन कर हमसे हक लेंगे। हमें लड़ना नहीं है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। तो रिजर्वेशन का जैसे ही मुद्दा आता है तो 33% रिजर्वेशन की बात करें तो महिलाएं आगे आ जाती है कि उसमें कैसे रिजर्वेशन हो सकता है। भैया क्यों नहीं हो सकता? हमारी महिलाएं भी तो है ना, ठीक है, तुम्हारी तरह उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तुम्हारी तरह वो बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट टाइप नहीं देखती है, बट उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तभी तो सीखेंगी पॉलिटिक्स। घर में तो पॉलिटिक्स करने नहीं देते, सिर्फ वो गृह मंत्री का टैग लगाकर तो वो गृह मंत्री थोड़ी बन जाती है। सही बात है ना? होम मिनिस्टर बड़ा अच्छा लगता है, वो एक्चुअली तारीफ नहीं है, वो एक कमेंट है। जब भी आता है एक कमेंट के तौर पर कि आपके होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर ने तो ये कह रखा है, उन्होंने तो ये नहीं किया है। चलिए छोड़ दें इन बातों को, ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो मेरा जो मकसद है वो यही है कि जो संविधान है उसको आप जाने समझे, जो PS बोर्ड के माध्यम से अलग कराएंगे, एटलीस्ट सब लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड, हर एक शब्द जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो पंथ निर्देश हो, चाहे वो गणराज्य हो, चाहे वो लोकतांत्रिक राज्य हो। ये 5 शब्द बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर एक शब्द बच्चों प्रोटोकॉल में नहीं पड़ेगा। सो मैं अपनी बात को अंतिम पड़ाव तक ले जाने की कोशिश करती हूँ। तो जो संविधान की अलग आपने जलाई है, वो अलग कम नहीं बल्कि और तेज उसकी लॉ होनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रस्तावना, आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और कम से कम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अगर नीति निदेशक तत्व जो मैंने खान वाली स्टोरी सुनाई थी ना, कॉलेज की खान थी, हम स्टेट को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहरा सकते हैं अगर हमको यही नहीं पता होगा कि राज्य के क्या दायित्व है लोगों के प्रति, राज्य को क्या करना चाहिए। साफ साफ लिखा है संविधान के आर्टिकल 39 और 41 और 42। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिसमें धन का संकेंद्रण ना हो। राज्य will make policies not to get centralize the resources of the state. कुछ लोगों के हाथों में ना हो। मोदी, अडानी और अंबानी जैसे लोग अरबों खरबों का कर्जा लेकर बैंकों से भाग जाएं और हमारे किसान जो हजारों रुपए लेकर बैंक से न चुकाने के लिए आत्महत्या कर ली, सूखे की मार झेले, क्यों? आखिर ये स्टेट का फेलियर है, क्योंकि समय पर वर्षा नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आपको जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई प्रणाली है, उसको आपको मजबूत करना है जिससे कि किसान अपने खेतों में समय पर पानी दे पाए। आप बीज सब्सिडी देती है ना सरकार, पॉलिसी बहुत अच्छी है सरकार की। आपको पता है हमारे राष्ट्र देश का जो कैरेक्टर है वो वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य, जो लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। और अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराएगा। इंश्योर वेलफेयर स्टेट, इसलिए हेल्थ पॉलिसी लेके आया है स्टेट, आयुष्मान। तो इस तरह की जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो कभी आगे बढ़ेंगी। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्कॉलरशिप, वेलफेयर स्कीम्स में इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसी बहुत हजारों स्कीम्स हैं। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट्स कर रहे हैं तो क्या वाकई में उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो वाकई इसके हकदार हैं? कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन पॉलिसी में कितने सारे फ्रॉड होते हैं, जो जनरल कास्ट के लोग सर्टिफिकेट बनवा के फायदा उठाते हैं और एक्चुअल में वो हमारे लोग हैं, वो कोई फायदा नहीं लेगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि we are not aware to ask anything to the state. We can't protest of the state. We are not ready to ask a question to the authority. तो ये बहुत जरूरी है और ये BS4 बखूबी कर रहा है। अब डाइस में भी क्योंकि बातें होने लग गई है तो मुझे लगता है कि नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन। सो चुप रहकर जो सहते रहे,
चुप रहकर जो सहते रहे तो क्या जमाना बदला है? चुप रहकर जो सहते रहे तो क्या जमाना बदला है? तुम बोलोगे, मुंह खोलोगे, तभी तो जमाना बदलेगा। तुम बोलोगे, मुंह खोलोगे, तभी तो जमाना बदलेगा। जय भीम, जय भूमिवासी, जय संविधान। आप सबको ने इतनी धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी वक्ता हो सकती हूँ। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।